अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजे के बारे में दोस्तों यही कहा जा सकता है कि वह भारतीय जनता पार्टी जो 150 सीटों पर कॉन्टेस्ट करती है, इस वक्त रुझानों में करीब 130 सीटों से आगे दिखाई दे रही है, जो महाराष्ट्र के चुनावों का हाल बताया जा रहा है। दोस्तों, बगैर वक्त बर्बाद किए जो नतीजे वक्त सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र में, उसकी क्या वजह है? दोस्तों, सबसे पहले महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे से निकलता है कि किसी भी कीमत में आलस जो है राजनीति में जगह नहीं पा सकता। राजनीति में आलस, उदासीनता की कोई जगह नहीं है। लोकसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव और अब महाराष्ट्र के चुनाव ने इस बात को प्रमाणित किया था। याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनावों में लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आप जानते हैं जनता ने उन्हें 240 पर ला दिया था। हरियाणा में चुनाव शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने जीत का ऐलान कर दिया था। पार्टी के अंदर सिर्फ उलट कर रही थी। पार्टी ने इसे गंभीरता से संबोधित नहीं किया। नतीजा आपके सामने। याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ा, मगर यहाँ पर हार नहीं है। यहाँ 200 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने कांग्रेस को करारा तमाचा मारा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन ने या अघाड़ा इन तीनों चुनावों में जो देखा, चाहे लोकसभा चुनाव हो या हरियाणा चुनाव हो या अब महाराष्ट्र के चुनाव, और जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे ही ये नतीजे सामने उभर कर आ रहे हैं, उद्धव सेना के संजय रावत सामने आते हैं और उन्होंने इस नतीजों को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जनता के साथ बेईमानी है। उन्होंने कहा कि ये नतीजे हो ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है वो इस इशारा कर रहे हैं चुनाव में धांधली का, मगर यहाँ पर चीज़ों को स्पष्ट जानना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। इन चुनावों में पैसों जोरों से बटा यह सिर्फ थ्योरी नहीं है। याद कीजिएगा किस तरह से विनोद तांबड़े जो वापस पैसों के साथ पकड़े जाते हैं। याद कीजिए इस तरह से एकनाथ शिंदे का एक नेता 1 करोड़ के साथ पकड़ा जाता है। याद कीजिएगा किस तरह से सुमित खड़े जो देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं वो शराब के साथ पकड़े जाते हैं। और यह तो वही मिसालें थी जो पकड़ी गई, इसमें दोहराई नहीं जाती और शराब का खेल हुआ। मगर आज इंडिया गठबंधन या अघड़ी अपनी हार को स्वीकार नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि हार में यह उनकी रताली है, क्योंकि हकीकत यही है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन से कई गलतियां हुई हैं। सबसे पहले मैं उसकी चर्चा करना चाहूँगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब लोकसभा चुनाव में आपको 31 सीटें मिली थी, सबसे बड़ी बात जब एंटी इनकमेंसी का सामना एकनाथ शिंदे कर रहे थे, फिर भी इस बेरहमी के साथ हार गए। याद कीजिएगा आज से 3 सप्ताह पहले मैंने आपको बताया था कि अघड़ी क्या गलतियां कर रही थी, और मैंने इस क्लिप को भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र भी वायरल किया था, क्योंकि राजनीति को मैं बहुत ही सीधे अंदाज में देखता हूँ। पारदर्शिता यही पत्रकारिता है, और तब मैं आपके सामने हकीकत रखी थी इस बात की और इशारा किया था कि भारतीय जनता पार्टी गेम में आ चुकी है और नतीजे पलट भी सकते हैं। याद कीजिएगा आज से 3 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था। आखिर पिछले 4 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि अब लोग कहने लगे कि मुकाबला कांटे का है। लोग भी कहने लगे कि 28 में से 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है, यानी कि जीत किसी को मिल सकती है। आखिर क्या हुआ दोस्तों? 48 सीटों में अखाड़ा को महज 17 सीटें वहीं एंटी इनकमेंसी लहर का सामना कर रहे हैं, मगर 4 महीनों में पूरा खेला हो गया। आखिर क्यों? मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार गठबंधन के अंदर जो सिर्फ फट के विभाजन की खबरें आ रही थी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे अब तक चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे? राहुल गांधी, शरद पवार को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए दिखाई नहीं दिए। क्यों? क्योंकि सामंजस्य की साफ तौर पर कमी है। आपको याद होगा टिकट बंटवारे से पहले नाना पटोले, संजय रावत लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे थे। नाना पटोले जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र के अंदर उनके खिलाफ उद्धव सेना की इसके साथ के काम में नहीं कर सकते। इसके अलावा उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री थे जब इनकी सरकार हुआ करती थी, अब
तक उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। मैंने करीबी पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे एक दिलचस्प जानकारी दी है। उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे से हुई है और उद्धव ठाकरे ने उन्हें एक बातचीत में बताया कि मुझे राहुल गांधी ने भरोसा दिया है कि अगर हम सत्ता में आ गए, अगर हमें बहुमत मिल गया तो मुझे ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। मगर यहाँ एक पेंच है, लोकसभा चुनावों को याद कीजिए दोस्तों, क्या हुआ था। तीनों एक साथ चुनाव लड़े थे, मगर स्ट्राइक रेट की बात करें यानी कितनी सीटों का चुनाव लड़ा और कितने पर कितनी जीत हुई, सबसे खराब रिकॉर्ड उद्धव सेना का था। सबसे अच्छा रिकॉर्ड कांग्रेस, दूसरे नंबर पर शरद पवार और तीसरे नंबर पर उद्धव सेना। मैं क्या कहा था मैंने कि मैदान में काफ़ी देरी से उतरे उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार की बात की जाए तो शरद पवार एक्शन में थे, मगर जो गठबंधन में सामंजस्य होना वही नहीं दिखाई दे रहा था। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ और इसका जिक्र मैंने अपने कार्यक्रम में भी किया था। दोस्तों, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे मुलाकात कर रहे हैं, संजय रावत अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, ये हरकतें कर रहे थे कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने। जुड़े हुए नेता, अब बताइए आप चुनाव लड़ रहे हैं मगर गठबंधन में एक दल है जो दूसरे दल के खिलाफ पलट रहा है। सबसे पहले खबरें आई थी कि गोदी मीडिया में, उसके बाद मुझे कांग्रेस का एक नेता फ़ोन करके कहता है कि इस तरह की बैठकें हो रही हैं, याद कीजिएगा। दोस्तों, मैंने उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने मेरा परिवार नोच दिया, मेरी पार्टी नोच दी, मुझे गद्दार बताया, मेरा मजाक उड़ाया, तो क्या ऐसे में बीजेपी के पास जा सकता हूँ? तो स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस के अंदर कई नेता जो हैं वह गठबंधन के खिलाफ काम कर रहे थे। नाना पटोले और उद्धव सेना के बीच जो तनाव था वह जाहिर था। और मुझे बताइए, आपके सामने जब एक ऐसी पॉलिटिक्स पार्टी आती है जिसके पास अकूत पैसा है, एजेंसीज हैं और सबसे बड़ी बात लाडली बहन योजना का समर्थन है, तो आप उनसे ऐसे मुलाकात करेंगे? जी हाँ, लाडली बहन योजना दोस्तों, बताया जा रहा है कि महिलाओं ने बड़े पैमाने पर जो है भाजपा गठबंधन के लिए वोट किया है और कहीं ना कहीं यह एकनाथ शिंदे की जीत बतलाई जाएगी। दोस्तों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। महिला वोट बैंक एक बहुत ही ज़बरदस्त वोट बैंक बन गया है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में ऐसा देख रहे हैं। और दूसरी तरफ झारखंड में इस वक्त इंडिया गठबंधन आगे है। क्यों आगे है? वह इसलिए आगे है दोस्तों क्योंकि वहाँ पर एक मैया योजना झारखंड को लेकर क्या नतीजे आ रहे हैं उसकी चर्चा मैं आगे कार्यक्रम में करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की हार का एक बड़ा कारण है महिला वोट बैंक। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि यह कहा जा रहा था विदर्भ के अंदर किसानों में नाराज़गी है, मगर इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही हुआ कि महिला के यहाँ हर महीने जो पैसे आ रहे हैं वे किसानों की सारी समस्याओं के ऊपर हावी हो गई। महिलाओं ने देखा एक तरफ मेरे हाथों में पैसा है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, यानी कि अगाड़ यह वादा कर रहा है कि आप हमको पैसे देंगे, बदले में आपको मैं समर्थन करूंगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना। इसलिए एक तरफ से कहा जा सकता है कि भाजपा गठबंधन को जो शानदार जीत मिली है उसके पीछे महिलाओं की ताकत है। मैं जानता हूं दोस्तों आपके जहन में एक और सवाल होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, वह कितना काम आया? तो इसमें दो विचार हैं। पहले आप जानते हैं कि भाजपा गठबंधन के अंदर कुछ ऐसे कई नेता थे जो उसका विरोध कर रहे थे, चाहे पंकजा मुंडे हो या अशोक चव्हाण या अजीत पवार हो। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को शानदार 200 सीटों के करीब जो जीत मिल रही है। और बड़ी बात है, एक सीट लड़ने वाली भाजपा को 125 से 130 सीटें, क्या हिंदुत्व के फैक्टर को नज़रअंदाज किया जा सकता है? इस बात को लेकर नज़रअंदाज किया जा सकता है कि बटेंगे तो कटेंगे। यह नारा काफ़ी हद तक महाराष्ट्र की सियासत में पहुंचता रहा, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे कितने सफल हुआ, क्योंकि अगर यह सफल होता
तो इसे झारखंड में भी सफलता हासिल करना था। आप जानते हैं झारखंड के चुनावी नतीजे की किस तरफ जा रहे हैं। और ये ना भूलें, बटेंगे तो कटेंगे तुम्हारी बेटियां घुसपैठियों को मुसलमानों देंगे। ये सबसे ज़्यादा अगर मगर का जो नारा है ये हकीकत है और वो झारखंड में लगाया गया था, मगर झारखंड में भाजपा को सफलता नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बटेंगे तो कटेगा एक नारा है, एक है तो सेफ है। नारा सफल हुआ या नहीं इसका लेकर असमंजस है, मगर एक चीज़ जिसको लेकर असमंजस नहीं है वो है देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस ने इन चुनावों में एक तरफ से पूरी जान झोंक दी थी दोस्तों, पूरा जोर लगा दिया था। वैसे आरएस ने हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में सहयोग दिया है, मगर इन चुनावों में खास तौर से जिस तरह का तालमेल दिखाई दे रहा था, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस सूत्र बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएस ने जिस तरह का सहयोग था, जिस तरह से उन्होंने ज़मीन में अपना काडर को उतार दिया था, उसका परिणाम अभी भी हम देख रहे हैं। और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के घर के आसपास हलचल बढ़ गई है, यह कहना गलत नहीं होगा कि देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते कि किस तरह से विनोद तावड़े जो हैं वो पैसे के साथ पकड़े गए। मगर यहाँ पर एक हल्का सा पेज है, क्योंकि अमित शाह और देवेश फडणवीस के बीच में नहीं बनती। ऐसे में हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या अमित शाह कामयाब होंगे इस बार या देवेंद्र फडणवीस। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, कई पत्रकारों ने और उसके सबूत भी सामने आए, पैसे का अथाह खेल जो है वो शुरू किया गया है। इस नतीजे के बाद क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के लिए यह एक राहत की खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर उनकी कई योजनाएं काम कर रही हैं। इसके अलावा अमेरिका अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, उनके साथ जिनके समझौते सबको रद्द कर दिया है। उस खबर के बाद महाराष्ट्र के अंदर भाजपा गठबंधन की जो जीत की खबर है उनके लिए राहत भरी सामने लेकर आई है, क्योंकि अब अडानी की किसी भी योजना पर किसी तरह का कोई भी संकट नहीं है। दोस्तों, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में अखाड़ा तो देश के व्यावसायिक नब्ज है, जो कमर्शियल हब है वह महाराष्ट्र उनके पास होता, और अगर उनके पास महाराष्ट्र होता तो चुनावों में पैसों को जो मुद्दा है ना उसे संबोधित किया जा सकता था, मगर अब महाराष्ट्र उनके पास नहीं है। हम गुजरते दिन के साथ भाजपा सरकार की एजेंसी जो हैं वह कांग्रेस की ट्रेडिंग पर वार कर रही हैं। कभी उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं, कभी उन पर रेड पड़ती है। अगर महाराष्ट्र उसके पास आता तो भविष्य के लिए जो चुनाव हैं उनमें लड़ने में उन्हें आसानी आती, मगर महाराष्ट्र उनके पास न आने का उनका यह एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात राहुल गांधी पर अगर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है, यह मत भूलिए कांग्रेस की पूरी तरह ऊर्जा वायनाड में लगी हुई है, और आप जानते हैं दोस्तों वायनाड में कांग्रेस का जीतना तय था। बावजूद इसके कांग्रेस ने अपनी सारी ऊर्जा वायनाड में लगा रखी थी, जिससे पता चलता है कांग्रेस का जो तंत्र है वह किस तरह से गांधी परिवार के सामने नतमस्तक है। कायदे से लोकसभा चुनाव में जीत के बाद ही गठबंधन को मैदान में उतर जाना चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। चर्चा में आगे बता चुका हूँ, राहुल गांधी पर सवाल उठेंगे, क्या वो विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व कर सकते हैं। इसको लेकर भी बहुत करारा झटका उनको लगा है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, विपक्षी गठबंधन को ईवीएम का रोना बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। जी हाँ, जहाँ तक आप ईवीएम की बैटरीज की बात कर रहे हैं, उसमें किसी तरह की अनियमितता की बात कर रहे हैं तो समझ आनी चाहिए, मगर ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि ईवीएम ने खेल पलट दिया। जब तक हमारे पास सबूत नहीं है, जब तक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के हाथ में है, तब तक इस मुद्दे को उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक विपक्ष उसके गंभीरता से अदालत में चुनौती ना दे और वहाँ पर उनके लिए कोई अच्छी खबर सामने उभर कर ना आए। इसलिए इन परिणामों के आने के बाद
विपक्ष को ईवीएम का रोना नहीं रोना चाहिए, पूरी गर्मा के साथ इन नतीजों को स्वीकार करना चाहिए और अपने भविष्य की राजनीति पर काम करना चाहिए। क्योंकि पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली के चुनावों पर इसका क्या असर पड़ा, बिहार के चुनावों पर क्या असर पड़ने वाला है। तो यह तमाम मुद्दे हैं जिससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यकीनन दोस्तों, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, क्योंकि उसने अपने दम पर 125 से 130 सीटों पर जो दावा ठोंका है। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले संसद के सत्र में भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसे कानून लाएगी जिसके चलते विपक्ष को मुश्किलात पेश आने वाली है, लोकतंत्र पर सवाल या निशान खड़े होने वाले हैं। मगर यकीनन ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही शानदार जीत है और विपक्षी गठबंधन के लिए एक बहुत ही अंधकार में भविष्य है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो मेरा सहयोग कीजिए, समर्थन कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।